मोना सीधा शीना की दिशा में भागने लगे थे। उन्होंने देखा कि शीना को पकड़ने वाले दोनों लड़के एक नुक्कड़ पर खड़े थे, लेकिन उनके पास शीना नहीं थी। लकी ने जब उन्हें पीट कर शीना के बारे में पूछा तो पता चला कि शीना पार्क में थी। पार्क में आने पर लकी और मोना ने देखा कि शीना श्रीकांत के साथ थी। शीना की जिद पर श्रीकांत ने अपना मास्क उतार दिया और वो बहुत ही भद्दा लग रहा था, लेकिन लकी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा था। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े थे, ये बताओ तुम। क्या तुम मुझसे बदला लेने के बारे में सोच रहे थे? लकी ने श्रीकांत की तरफ देखते हुए पूछा। वो जानता था कि अगर श्रीकांत ऐसा सोच भी रहा था तो भी वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं थी। लेकिन लकी को हैरानियत तब हुई जब उसने देखा कि श्रीकांत ने अपना सिर ना में हिला दिया था। नहीं, पिछली बार भले ही आपने मेरे कंधे पर चाकू से वार किया था, पर कभी मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं। बल्कि इसके उलट मैं तो आपसे मिलना चाहता था और इसलिए आपका पीछा भी कर रहा था मैं, श्रीकांत ने कहा। अच्छा, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? इस बात का श्रीकांत के पास कोई जवाब नहीं था और इसलिए वो शांत हो गया। उसने अपनी आंख एक बार के लिए नीचे झुका ली। भले ही उसके चेहरे पर मास्क लगा था, इस वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन लकी अंदर तक देख पा रहा था कि उसके होंठ कांप रहे थे। जब लकी की आंखें उससे मिली तो उसने कहा, क्योंकि अब आंखों के साथ साथ श्रीकांत के होंठ भी कांपने लगे थे और वो थरथराती हुई आवाज में बात करने की कोशिश कर तो रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जो कुछ भी बात है खुलकर तुम मुझसे बता सकते हो। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम कह दोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। लकी ने श्रीकांत के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी हालत देखकर समझ गया कि श्रीकांत के पास कहने के लिए बहुत कुछ था और वो कहना भी चाहता था। जैसे ही लकी का हाथ श्रीकांत के कंधे पर पड़ा, उसने बोलना शुरू कर दिया। सर, मैं आपसे मिलना चाहता था क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत गंदा दिखता था। सब लोग मेरा चेहरा देखकर मेरी हंसी उड़ाते थे। मेरे गांव में भी सब लोगों के लिए बस एक मजाक बनकर रह गया था मैं। आगे से लोगों से दोस्ती करने के लिए जाता तो वो लोग मुझसे दोस्ती नहीं करते सर। वो या तो मुझे बुरा भला कहकर मुझे भगा देते थे या फिर मेरा इतना मजाक उड़ाते थे सर कि मैं वहां से खुद चला जाता था। आखिर में मैंने कराटे सीखना शुरू किया, लेकिन वहां पर भी मेरे साथ वही होता था जो सर गांव में होता था। फिर थोड़े सालों बाद मैं अपने कोच के साथ पहाड़ों में चला गया। मैंने सोचा कि यहाँ कोई मुझे जानता नहीं और इसलिए मैं आराम से यहाँ जी सकता हूँ। मैं वहाँ काम करने की तलाश करने लगा, खोजने लगा, लेकिन वहां भी मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया सर। तब मेरी खुद से जितनी उम्मीद थी ना सर, सब बिखर चुकी थी और मैं बस नदी में कूदकर अपनी जान देने वाला था। श्रीकांत की आवाज थोड़ी सी भारी हो गई थी और उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी रो सकता था। अच्छा, तो फिर तुम्हें बचाया किसने? अमान ने? मोना ने अंदाजा लगाते हुए पूछा। उसे लग रहा था कि अमान ने ही उसे बचाया होगा और इसलिए उसने अमान के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उसका अंदाजा सही निकला। श्रीकांत ने सिर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ, वो मुझे बोला कि उसके पास में एक तरीका है जिससे वो लोगों को मेरा मजाक उड़ाने से रोक सकता है। फिर उसने ही मुझे ये मास्क दे दिया सर। उसने कहा कि इसे पहनोगे तो तुम भी आम लोगों जैसे ही नजर आओगे और आगे से एक नॉर्मल जिंदगी जी सकोगे। तुम्हें एक बार के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है? लकी ने पूछा। उसे श्रीकांत के कपड़े देखकर उसकी और ज्यादा चिंता हो रही थी। श्रीकांत ने लकी की बात में हाँ में सिर तो हिला दिया था, लेकिन आगे उसने कुछ कहा। मैं जानता हूं, लेकिन उसने कम से कम दूसरे लोगों को मेरा मजाक बनाने से तो रोक दिया था ना सर। मेरी जो हालत पहले थी ना, उसमें तो अब काफी सुधार आ गया। आखिरी बार हम लोग जब पार्लर में मिले थे और मैं आपकी तरफ खंजर लेकर आगे बढ़ा, तब मुझे लगा कि आपकी नजर में मेरे लिए किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। मैंने हजारों लोगों की आंख देखी है सर, और वो मुझे कैसे देखते हैं मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन जिस तरह से आप मुझे देख रहे थे ना, उससे ऐसा लग रहा था कि आपकी नजरों में ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए जैसा बाकी लोगों की नजरों में होता था। मैंने जिंदगी में अभी तक किसी की भी ऐसी आंखें नहीं देखी सर जैसी आपकी थी। इसलिए जब आपने मेरे ऊपर वार किया ना, तब भी मुझे आपसे नफरत नहीं थी सर, उल्टा मुझे। श्रीकांत आगे की बात कहते कहते रुक गया। इधर लकी ने भी जब उसके मुंह से यह बात सुनी तो वो खुद भी चौंक गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी श्रीकांत उसकी आंखों में इतना कुछ देख सकता था। मैं जानता हूं कि समाज में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन
तुम भी अपने आप में बहुत डरपोक हो यार। तुम्हें इतना डर कर नहीं रहना चाहिए। अगर तुम इसी तरह लोगों से मिलते रहोगे, उनके कॉन्टैक्ट्स में आते रहोगे, तो लोग तो तुम्हें हमेशा नीचे दिखाते रहेंगे ना। ऐसे लोग सच में बुरे होते हैं श्रीकांत, और आप उन्हें आसानी से पहचान नहीं सकते क्योंकि वो कोई अलग रंग का चश्मा लगाकर भी नहीं घूमते। लकी ने कहा। उसे श्रीकांत की कहानी सुनकर बहुत दुख हो रहा था। लेकिन मैं एक बात तुम्हें और बता देना चाहता हूं। तुमने अमान जैसे आदमी की मदद करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस जैसे आदमी से तुम्हें सबसे ज्यादा दूर रहने की जरूरत है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही तुम्हें इस्तेमाल करता है, और उसके बाद भी वो तुम्हें उस तरह से इज्जत नहीं देता जो तुम्हें मिलनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो तुम जैसे अच्छे इंसान के लिए एक अच्छा इंसान है। क्या वो तुम्हें इंसान की तरह देखता भी है? लकी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सर, वो मुझे 5,000 रुपए हर महीने के देते हैं, और इसके अलावा तो मैं जो कुछ खाता हूं उसके पैसे भी वो देते हैं। वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मुझे मेरे नाम से भी बुलाते हैं, वरना मैंने तो देखा है कि लोग अपने नौकरों को किस तरह बुलाते हैं। तो फिर वो अच्छे इंसान कैसे नहीं हो सकते सर? वो कैसे मेरा बुरा चाहते हैं, आप बताइए? श्रीकांत ने पूछा। लकी ये बात सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, और तुमने ये नहीं देखा कि वो तुम्हें पहनने के लिए किस तरह के कपड़े देता है? तुमने ये नहीं देखा कि उस दिन पार्लर में तुमने उसकी जान बचाई और उल्टा उसने तुम्हें पीटा? तुम्हें नींद से जागने की जरूरत है श्रीकांत। उसने तुम्हें बुरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है, और तुम्हें उसमें अच्छाई के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। उसने तुम्हारी हालत कुत्तों जैसी बनाकर छोड़ दी है। तुम्हें उससे जितना दूर हो सके ना, उतना दूर चले जाना चाहिए। लकी ने उसे समझाते हुए कहा। वो देख पा रहा था कि अमान ने किस तरह से श्रीकांत को अपने पालतू कुत्ते जैसा बना दिया था। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने तो उल्टा मेरी जान बचाई है, वरना मैं कहाँ होता मुझे पता नहीं। वो मेरे अन्नदाता है और मैं उनका कुत्ता नहीं हूं मैं उनका कुत्ता। श्रीकांत ने अपने चेहरे अपने हाथों से ढक लिए। उसे लकी की बात सुनकर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इस बारे में अब ज्यादा सोचकर अपने आप को परेशान मत करो तुम। जब लकी ने देखा कि श्रीकांत उसकी बातों को कुछ ज्यादा ही दिल पे ले गया था, तो उसने उसे शांत करवाने के लिए कहा, और फिर उसके कंधे को थपथपाने लगा। उसकी बात सुनकर फिर से श्रीकांत शांत हो गया था। अच्छा, तो तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? लकी ने फिर से श्रीकांत की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ सर, पूछिए, मैं जवाब दूंगा। तो तुम मुझे ये बताओ कि मुझ में और अमान में से कौन ज्यादा इक्वल है? तुम्हें क्या लगता है, हम दोनों में से किसकी आंखों में देखकर तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है? लकी ने पूछा और उसकी आंखों में देखने लगा। इस सवाल का जवाब वैसे तो श्रीकांत के लिए आसान था, फिर भी उसने एक बार के लिए सोचा और बोला, आप। शाबाश शाबाश। लकी ने सिर्फ इतना भर कहा और उसने उसके बाद इसके आगे कुछ नहीं कहा। उसके हिसाब से तो इतना भर ही काफी था कि श्रीकांत ने कम से कम एक जजमेंट तो सही किया था, और वो उससे ज्यादा उस बारे में उससे और कोई बात नहीं करना चाहता था। अच्छा, चलो अब एक और बात बताओ कि अमान ने तुमसे जो कुछ भी करने के लिए कहा था, क्या वो सही था? लकी का मतलब मारने पीटने से जुड़ा हुआ काम था। इस बार के सवाल में श्रीकांत को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। वो लकी की तरफ देखते हुए बोला, नहीं सर, मैं जानता हूं कि उन्होंने मुझसे जो भी करने के लिए कहा वो सही नहीं था, लेकिन वो मेरे मालिक हैं सर, और साथ ही उन्होंने मुझे बचाया है, इसलिए मैं किसी भी हाल में उनकी बात को टाल नहीं सकता हूं। उनके कहे को मानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, श्रीकांत ने कहा। वो जानता था कि वो गलत कर रहा था, लेकिन वो जो कर रहा था वो उसके बस में नहीं था। देखो, तुम फिर से गलत बात कर रहे हो, और मैं भी तुम्हारे बारे में यही कहूंगा कि उस आदमी ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आगे से तुम कोई गलती नहीं करोगे, उसकी मदद नहीं करोगे। लकी ने उसकी आंखों में गंभीरता से देखते हुए कहा। वो फिर से बोला, श्रीकांत, वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? लकी ने पूछा। वो जानता था कि जहां से श्रीकांत आता था वहां उसका नाम ये नहीं हो सकता था। मेरा नाम ओम कर्माकर है सर। अरे वाह ओम, काफी अच्छा नाम है ये तो ओम, आज से तुम और मैं दोस्त। आगे जब भी तुम्हारा मुझसे मिलने का मन हो ना, या मेरे साथ कहीं जाने या घूमने का मन हो, तुम आ सकते हो मेरे पास, मिल सकते हो मुझसे। लकी ने कहा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। शायद ओम को उसकी ये बात समझ नहीं आई थी, और वो उसे हजम भी नहीं हो पा रही थी। दोस्त? वो लकी की तरफ हैरान नजरों से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने लकी का पीछा करके गलती कर दी। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया,
और ना ही उसे कभी किसी ने दोस्त बनाया था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि लकी उसे दोस्त बनाने के लिए राजी हो गया? आप ये कहना चाहते हो कि आप और मैं दोस्त हैं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ हाँ, तुम और मैं, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, और दोस्त से ज्यादा ये कहना ठीक होगा कि हम एक दूसरे के भाई हैं। लकी ने और बड़ी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी मुस्कान का श्रीकांत के ऊपर ये असर हुआ कि उसने रोना शुरू कर दिया। लकी की बात सुनते ही उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगे। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और फिर अपनी आंसुओं को पोंछ लिया। उसने अपनी जिंदगी में इससे और कुछ नहीं कमाया था। किसी के मुंह से अपने लिए ये शब्द सुनने को उसके कान तरस गए थे, और वो कब से ये सुनना चाहता था, कब से सुनना चाहता था, कब से सुनाना चाहता था, लेकिन आज जाकर उसे ये सब सुनने को मिल गया था। कोई भी आदमी ना इतनी आसानी से रोता नहीं है ओम, और अगर अब तुम फिर से रोए ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं सर, मैं रो नहीं रहा था। फिर सर? लकी ने उसे थोड़ा सा प्यार से डांटते हुए कहा, मतलब मैं नहीं रो रहा था। ओम ने अपने आप को संभालते हुए कहा। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह थी कि उसे एक नया दोस्त मिल गया था। वो अपने दोस्त के सामने इस तरह की हरकत करके उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन फिर वो अपने आंसुओं को भी नहीं रोक पा रहा था। अच्छा ओम, एक बात बताओ, अगर अमान अगली बार तुमसे ये कहे कि जाओ लकी को जान से मार दो, तो तुम क्या करोगे? मार दोगे मुझे? लकी ने पूछा। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? चाहे जो हो जाए, मैं अपने दोस्त की ना जान तो नहीं ले सकता, और ना ही उसे परेशान होता हुआ देख सकता हूं, ओम ने बिना झिझक के साथ कहा। लकी भी उसकी बात सुनकर अब मुस्कुरा दिया था। अब आगे क्या होने वाला था, कहां तक जाने वाली थी इन दोनों की दोस्ती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने जब श्रीकांत से पूछा कि क्या वो उसका पीछा कर रहा था, तो उसने हाँ कर दिया था। उसके बाद जब लकी ने सुना कि श्रीकांत की क्या कहानी थी, तो उसका दिल बैठ गया। श्रीकांत अपने गांव का वो बच्चा था जिसे हर कोई उसकी शक्ल की वजह से चिढ़ाता था, इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से नीचे गिर चुका था, और वो कराटे सीखने के बहाने अपने गुरु के साथ पहाड़ों में चला गया। वहां अमान से मुलाकात होने के बाद अमान ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया था, लेकिन लकी जानता था कि उसके अंदर अभी भी बहुत उम्मीद बाकी थी, इसलिए उसने उसे अपना दोस्त बना लिया और उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही लकी का हाथ उसके कंधे पर आया, इतने में पहली बार वो मुस्कुराया था। लकी ने देखा कि वो मुस्कान उसके अंदर से निकल कर आई थी। मुझे अब निकलना चाहिए। अगर अमान सर मुझे ढूंढने लगे ना और मैं उन्हें नहीं मिला, तो वो मेरी हालत खराब कर देंगे, ओम ने लकी से कहा। ठीक है, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अभी मैंने जो बात कही ना तुमसे, उसे भूलना मत, याद रखना, लकी ने कहा। उसकी आंखों में अब ओम के लिए कोई दया नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था, ना ही वो मजाक उड़ा रहा था उसका। एक दोस्त होने के नाते वो उसे सलाह दे रहा था, और ओम उसे सुन भी रहा था। लकी की बात सुनते ही ओम ने हाँ में सिर हिला दी। फिर जैसे ही वो जाने लगा, इतने में उसकी नजर आखिरी बार शीना के ऊपर पड़ी। शीना, जाओ श्रीकांत को गले मिलकर बाय बोलो, लकी ने शीना से कहा। इधर मोना ने भी उसे छोड़ दिया था, लेकिन शीना खुद मोना के पीछे आकर छिप गई थी। लकी खुद ओम को देखकर मुस्कुरा रहा था। शायद वो समझ गया कि शीना उसे जाते हुए नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसके पास जाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए लकी ने अपना हाथ हिलाया और आखिरी बार उसे बाय करने लगा। पर श्रीकांत की आंखें तो शीना के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो समझ गया था कि जब तक शीना ने उसका चेहरा नहीं देखा था, तब तक वो उसकी अच्छी दोस्त थी, लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा देख लिया, उसके बाद वो उससे डरने लगी थी। शायद मुझसे डर रही है वो, श्रीकांत ने धीरे से लकी से कहा। लकी ने भी उसकी बात सुनी और फिर धीरे से शीना की तरफ जाकर बोला, शीना, जाओ ना, श्रीकांत से मिलो तो सही। देखो, उसने तुम्हारी जान बचाई थी ना, अगर तुम उससे मिलने के लिए जाओगी नहीं तो बुरा लगेगा ना उसे, और वो नाराज हो जाएगा, फिर वो तुम्हें बचाने के लिए कभी नहीं आएगा। शीना मोना के पैरों में और अंदर तक छिप गई थी, और उसी दौरान वो बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वो काफी डरावना है, भूत है वो, शीना ने कहा, और मोना के पैरों को कसकर पकड़ लिया। श्रीकांत का डर सही निकल गया था। वो समझ गया था कि शीना को उसकी असली चेहरे से डर लगने लगा था। लकी ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और आगे कुछ नहीं बोला। इसके बाद वो मोना के साथ में पुलिस की गाड़ी में बैठ गया।
और दोनों ही पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। लकी इस बात के पीछे का कारण जानना चाहता था कि आखिर वो लोग शीना को किडनैप करने के लिए अगर आए थे तो आए क्यों थे। लकी ने थाने में जाते ही अपने और अपने परिवार का नाम बताया तो ऑफिसर सीधा उसे इंटरोगेशन रूम के अंदर ले गया। वहां पर उन्होंने खिड़की में से देखा कि उन दोनों किडनैपर्स से पुलिस सवाल जवाब कर रही थी, लेकिन लकी बाहर से देख पा रहा था कि सवाल जवाब करने का ये काम इतना आसान नहीं था। जिस तरह से वो दोनों हर थोड़ी देर के अंदर कुछ न कुछ कह रहे थे, उसे सुनकर पुलिस वालों की हर थोड़ी देर में भौएं तन रही थी और माथे पर सिल पड़ रहे थे। और ये देखकर लकी को समझ आ रहा था कि मामला काफी पेचीदा था। इंटरोगेशन लगभग 2 घंटे तक चला और उस 2 घंटे के इंटरोगेशन के बाद पुलिस वाले बाहर आ गए। लकी और मोना ने भी अपने अपने स्टेटमेंट्स उन दोनों को दे दिए थे और फिर लकी उन पुलिस वालों से उन दोनों से कोई पूछताछ के बारे में बात कर रहा था। उनसे बात करके तो यही लगा कि ये दोनों पुराने चावल हैं। हमारे सवाल का जो जरूरी हिस्सा था उससे वो आसानी से बच निकल रहे हैं और इस वजह से उनसे पूछताछ कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन चिंता मत करिए आप, उनके खिलाफ हमारे पास काफी सारे एविडेंस इकट्ठे हो चुके हैं। हम उन्हें जेल भिजवा कर ही रहेंगे, ऑफिसर ने लकी से प्रॉमिस करते हुए कहा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लकी ने जवाब दिया। मोना ने भी उन्हें धन्यवाद दिया और शीना उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज हमें और कोई जानकारी मिल पाएगी, लकी ने मोना से कहा। बाहर भी अंधेरा होने लगा था और उनके जाने का वक्त भी हो गया था। जैसे ही वो लोग पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने वाले थे कि अचानक उनके सामने एक 40 साल के करीब का आदमी अंदर आकर खड़ा हो गया। जैसे ही उन्होंने उस आदमी को देखा तो सब लोग एक बार के लिए रुक गए। सर, प्रभात सर, जय हिंद सर। वो आदमी यहाँ का पुलिस चीफ था और वो सब लोगों के सलाम का सिर्फ अपना सिर हिलाकर जवाब दे रहा था। उसकी भौएं गहरी और तनी हुई थी। वो थोड़ा सा परेशान भी दिख रहा था, लेकिन उसकी परेशानी का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। इधर से ब्यूरो के चीफ ने उन दोनों पुलिस वालों को बुला लिया जो कि इस केस को डील कर रहे थे और उसने उनसे धीरे में कान में कुछ कहा। फिर उसने अपने हाथ से उन्हें जाने का इशारा दिया। दोनों पुलिस वाले भारी मन से ना चाहते हुए वहां से बाहर निकल आए। जब प्रभात ने लकी और बाकी लोगों को वहां खड़ा देखा तो उनके पास गया और बोला, मुझे माफ कर देना, ऐसा नहीं है कि आपके केस में कोई लापरवाही करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऊपर से रिपोर्ट करने का प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना कि इसे संभाल पाना काफी मुश्किल हो जाता है। मेरे जैसे आदमी के लिए इन सब चीजों को हैंडल कर पाना काफी मुश्किल काम है, प्रभात ने कहा। लेकिन लकी और मोना को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो उनसे ये बात क्यों कर रहा था, जबकि वो तो खुद उससे पहली बार मिल रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि वो दोनों गुंडे जिन्हें पुलिस पकड़ कर लाई थी, वो छाती चौड़ी करके जेल से बाहर आ रहे थे। अरे सर, आप इन्हें छोड़ कैसे सकते हो? इन्होंने ही तो, मोना ने डर के मारे लकी का हाथ पकड़कर प्रभात से कहा, लेकिन प्रभात के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। चलते हैं मोना मैडम, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी, उनमें से एक आदमी ने मोना के सामने हाथ उठाते हुए कहा। उसकी आवाज ने ही मोना को डरा दिया था। अगर तुम छूट गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा अंदर नहीं करवा सकता हूं, इसलिए चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना मैं फिर से अंदर डाल दूंगा तुम्हें, प्रभात ने गुस्से में कहा। वो लकी और मोना के सामने अपनी छवि खराब होते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उन दोनों को इस तरह से डांट दिया था। प्रभात जी, जरा तमीज से बात कीजिए, अपनी वर्दी की गर्मी हमको दिखाएंगे, हम लोगों को जरूरत नहीं है इसकी। अगर कलाम भाई ने फिर से फोन घुमाया ना तो आपकी वर्दी, टोपी और ये सितारे जो लगे हैं ना आपके यूनिफॉर्म पे, सब एक बार में जमीन पर नीचे गिर जाएंगे, समझे, उस आदमी ने कहा। लकी उनकी बात सुनकर समझ गया था कि उनकी जेल से इतनी जल्दी छूट जाने का कारण क्या था, और वो कारण था कलाम भाई, जिनकी वजह से वो लोग जेल से बाहर आ गए थे। प्रभात के पास भी उनके सिवाय गुस्से में देखने की कोई चारा नहीं बचा था। उसने बस उन्हें देखते हुए अपनी मुट्ठियां जरूर भींच ली थी, लेकिन इससे ज्यादा उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। अब वो इसके बाद उन दोनों से कुछ भी कह पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अरे डरपोक छिपकली, कहां चली भाई? पहले तो उन दोनों ने ही प्रभात को फटकार लगाई और उससे फटकार लगाने के बाद उन दोनों की नजर शीना के ऊपर जा टिकी थी, जो कि फिर से मोना के पीछे जाकर छिप गई। उन दोनों में से एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे लड़की, तुझे इतनी डरने की ना जरूरत नहीं है। मैं इस बार तुझे अपने साथ कुल्फी खिलाने के लिए घर नहीं ले पाया, लेकिन अगली बार जहां भी मिलेगी ना, मैं वहीं से उठा लूंगा।
इसलिए मुझसे ध्यान से रहना, समझे? वो आदमी शीना के गाल खींचने के लिए उसकी तरफ आगे आने लगा था, लेकिन उससे पहले ही उनके बीच में लकी आकर खड़ा हो गया। जब उस आदमी ने अपनी नजर को ऊपर उठाकर देखा तो उसने पाया कि लकी का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। उसके चेहरे पर भले ही मुस्कान थी, लेकिन उसकी मुस्कान जैसी लग नहीं रही थी। भले ही अभी थोड़ी देर पहले ही उन दोनों ने लकी के हाथ से बहुत मार खाई थी, लेकिन कलाम भाई का हाथ सिर पर होने की वजह से उन्हें अब किसी का डर नहीं था। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जा श्याने। तू जानता है मैं कौन हूं और मेरे सिर के ऊपर किसका हाथ है। अगर तू सामने से हटेगा नहीं ना तो मैं बता रहा हूं धरती से हट जाएगा तू। उसमें से एक आदमी ने लकी की तरफ अपनी उंगली उठाते हुए कहा और उसने बड़ी ही गंदी जुबान में बात करने की कोशिश की। अच्छा ये बात है, कौन है वो आदमी जिसका तुम्हारे सिर पर हाथ है? मुझे भी तो बताओ वो कौन है, थोड़ा हम भी तो जाने उसके बारे में। लकी ने कहा और अपने दोनों हाथ बांध कर उनके सामने खड़ा हो गया। लगता है तेरे को जिंदा रहने का शौक नहीं है। देख मेरी बात सुन, हम लोग सब ना कलाम भाई के आदमी हैं। अब अगर तुझे अपनी जान बचानी है ना तो आगे कुछ बोल के दिखा। दूसरे लड़के ने लकी को धमकी देते हुए कहा। देख भाई, मैं तेरे इस कलाम भाई के बारे में जानता कुछ नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं तुझे बता देता हूं, अगर तूने मुझसे तमीज से बात नहीं की ना तो मैं खुद भी अपनी तमीज भूल कर क्या कर दूंगा इस बात की मुझे भी कोई खबर नहीं है, समझे ना? समझ ले तू। लकी की आंखों में उन दोनों को एक ठंडा सा गुस्सा नजर आ रहा था। वैसे भी लकी को कलाम जैसे लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। वो अपने आप में एक ऐसा समंदर था जिसमें कलाम जैसे छोटे मोटे धाराएं आकर मिल जाती थी। उसे इन लोगों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। साले दो कौड़ी के आदमी, तुझे मालूम नहीं अपने बाप के बारे में कैसे बात करते हैं? इधर थाने में ही तेरे को मार खाने का है क्या? उनमें से एक आदमी ने लकी के ऊपर हमला करने के लिए अपने हाथ उठा लिए, लेकिन इससे पहले ही लकी ने उसके हाथ को रोका और दूसरे हाथ से उसे इतना जोर का मुक्का मारा कि वो आदमी पीछे दीवार से जाकर टकराया। साले बहुत गर्मी चढ़ रही है ना तेरे को, लड़ने का बहुत शौक है ना तेरे को? दूसरे आदमी ने लकी को हैरानी से देखते हुए कहा। जैसे उसने इतना भर कहा उसके बाद लकी ने उसकी नाक पर एक घूसा जड़ दिया और वो खुद भी उसके साथी की तरह नीचे जमीन पर जा गिरा। अबे देख क्या रहा है प्रभात, तेरी आंखों के सामने हम दोनों को मार रहा है, जुर्म हो रहा है, तू क्या कर रहा है? अरेस्ट करना इसको। उनमें से एक ने प्रभात की तरफ देखते हुए कहा। नहीं प्रभात सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इन दोनों ने ही मुझे मारने के लिए उकसाया था। शायद मार खाना इनकी जरूरत थी और मैं सिर्फ इनकी मदद कर रहा था, बस। लकी ने भोला बनते हुए कहा। जैसे उसने इतना भर कहा उसके बाद उसने शीना का हाथ पकड़ा और उसे अपने और मोना के साथ लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। प्रभात ने उन दोनों को बाहर जाते हुए देखा तो उसकी सांस में सांस आ गई। वो इन दोनों को इसलिए छोड़ने को मजबूर हो गया क्योंकि उसके ऊपर बहुत प्रेशर था। वो वैसे भी इन छोटे मोटे लोगों को पकड़कर कुछ नहीं कर सकता था। प्रभात एक बार में ही इसके सरगना को पकड़ने और इसकी पूरी गैंग को खत्म करने के सपने देख रहा था, कोशिश कर रहा था और उसके लिए वो सबूत ढूंढ रहा था। लेकिन कौन थे ये लोग और कौन था इनका आला कलाम भाई? आखिर क्या करने वाले थे ये सब? क्या ये दोबारा शीना को परेशान करने वाले थे? और मोना का इन लोगों के बीच कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा सिर्फ पॉकेट FM पर।